हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एडू एकेडमी पर। मैं अविनाश कुमार। आप सभी जान रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक सीरीज लेके चल रहा हूँ और सीरीज का नाम है एनसीईआरटी विश्वास बैच। क्या नाम है? एनसीईआरटी विश्वास बैच, जिसमें मैं यहाँ पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का जो है एनसीईआरटी को जो है यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करता हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। अभी क्लास 6 का मैंने 2 क्लास पहले करवा चुके हैं। आज जो है हम तीसरा यहाँ पे क्लास करेंगे और तीसरा क्लास जो है इसका टॉपिक का नाम है आरंभिक नगर। क्या नाम है? आरंभिक नगर। आरंभिक नगर इस चैप्टर में हम बेसिकली किस पे बात करेंगे? तो इस चैप्टर में बात होगी हड़प्पा की। हड़प्पा की खोज कैसे हुई, किस तरह की उनकी विशेषताएं थे, वहां पे नगर किस तरह से बसा हुआ था, इन सब के बारे में जो एनसीईआरटी में दिया गया है हम डिटेल से लाइन बाय लाइन आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का हमारे इस टॉपिक का जो है हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां बात कर ले आरंभिक नगर अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 है ये। और इसमें हम सबसे पहले जान लेते हैं हड़प्पा की कहानी क्या है। यानी हड़प्पा की कहानी का मीन्स यहाँ पे ये है कि हड़प्पा के आखिर में खोज कैसे हुई थी, उस बारे में हम यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं। लगभग आज से हमें कहाँ जाना होगा? 150 साल पीछे। लगभग आज से 150 साल पहले क्या हुआ था कि पंजाब में पहली बार क्या बिछाई जा रही थी? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या जा रहा था? रेलवे लाइन पंजाब में बिछाया जा रहा था। कब से? आज से हमें कहाँ चल जाना है? 150 वर्ष पीछे चल जाना है। क्योंकि एनसीईआरटी की एक खूबसूरती है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको ज़्यादातर जो है रट्टा मारने से ज़्यादा आप अगर उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, उस दुनिया में चले जाते हैं, तो आपको समझने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। आप ये क्लास 6 का है तो आप अपने आप को क्लास 6 का स्टूडेंट समझ करके इस वीडियो को देखें। यकीनन आप मानेंगे कि आपको काफ़ी जो है फ़ायदा मिलेगा और आपको लगेगा कि मैंने कुछ आज जो है यहाँ से जो है इनपुट लिया है। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे। 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। क्या मिला? हड़प्पा पुरास्थल मिला। कब मिला? 150 साल पहले, जब पंजाब में रेलवे लाइन जो है विकसित हो रहा था, बिछाई जा रही थी पहली बार, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यानी वर्तमान समय में कहां पे है? तो ये जो हड़प्पा की खुदाई हुई जो स्थल मिला था, पुरास्थल मिला था, आधुनिक पाकिस्तान में, यानी अभी के समय वो एरिया कहां पे है? पाकिस्तान में है। क्लियर है? उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वो हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ लिया। क्योंकि किसी भी पुरास्थल को खोजने के लिए जो है क्या चाहिए? पुरातत्वविद चाहिए। लेकिन वहां पे काम कौन कर रहे थे? इंजीनियर्स कर रहे थे। तो इंजीनियर्स को ये लगा कि ये जो खंडर मिला है इससे जो है अच्छी किस्म की ईंटें मिल जाएगी। और उन्होंने क्या किया? वहां से जो है सैकड़ों ईंटा जो है क्या किया? निकाल लिया। ठीक है, खंडर से उखाड़ लिए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। क्योंकि इंजीनियरों को मालूम नहीं था कि ये कितना बड़ा ऐतिहासिक चीज़ हम लोगों ने खोजी है। उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया? वहां से जो है ईंटें निकाल करके उससे क्या किया? रेलवे लाइन बिछा दिया। कहां पे? पंजाब में, जो वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान में है। क्लियर है? तो क्या हुआ? उससे जो ईंटा जो निकाला गया, ईंटा निकालने के क्रम में जो पुराने जो खंडर थे, पुराने जो पुरास्थल थे, उन्होंने बहुतों को उसमें जो है नष्ट हो गया। फिर उसके लगभग 80 साल बाद, कब? उसके 80 साल बाद जो है पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्या है? सबसे पुराने शहरों में से एक है। कितने साल? 80 साल बाद में ढूंढा गया। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें, चीजें मिले, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गई। सबसे पहले यह खंडर खोजा गया, यह पुरास्थल खोजा गया। और उसके बाद जैसे जैसे लोग जो है
ऐतिहासिक चीज ढूंढने निकलने गए, तो उस समय जो भी खंडर मिले उन सबको क्या कहा गया कि ये जो इमारतें मिल रहे हैं ये सभी कहाँ के हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 4700 साल पहले इन शहरों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। अब अगला क्या है, इन शहरों की विशेषता क्या थी? इन शहरों की विशेषता क्या थी? हम लोगों ने कहानी समझा। कहानी क्या था कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। डिटेल एक बार जान ले कि पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी लगभग कब, आज से 150 साल पहले रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और इंजीनियरों ने एक खंडर देखा। तो खंडर देखा तो उन्हें यह नहीं मालूम था कि ये कितना बड़ा जो है ऐतिहासिक विरासत हो सकता है, उन्हें इनकी जानकारी नहीं थी। उन्होंने क्या किया, उन खंडरों से ईंट निकाल करके क्या किया, रेलवे लाइन बिछा दी, जिस कारण क्या हुआ, उस समय का जो खंडर बहुत सारा जो है नष्ट भी हो गया। लेकिन ठीक उसके 80 साल बाद पुनः जब पुरातत्वविद जो है वो जो इसको जो है ढूंढ करके निकालते हैं, तो इसका नाम रखा जाता है, क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसका निर्माण कब हुआ था? लगभग जो है ये सभ्यता 4700 साल पुरानी है। कितनी? 47। 4700 साल पुरानी है ये सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता जो है 4700 साल पुरानी है। वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान में पड़ता है। क्लियर है? अब आ जाते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर खोजा गया, इसकी विशेषताएं क्या थी, जो पुरातत्वविद थे उन्होंने क्या क्या जानकारियां दी है। चलिए आगे पढ़ ले। इन नगरों में कई तो 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पराया पश्चिम भाग छोटा होता था। पश्चिम भाग क्या होता था? छोटा होता था, लेकिन ऊंचाइयों पर बना हुआ रहता है। क्लियर है? ये जो सभ्यता है, जो इमारतें मिली थी, वो लगभग 2 नगर जो मिला था 2 भागों में बटा हुआ था। पराया क्या होता था? पश्चिम भाग जो होता था वो छोटा आकार का होता था, लेकिन उसे ऊंचाई पर बनाया गया था। क्लियर था? और पूर्वी भाग जो है, पूर्वी भाग हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था। क्लियर है? पूर्वी भाग जो है ये हिस्सा क्या था? बड़ा था, लेकिन कहां होता था? निचले इलाकों में बनाया जाता था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। नगर दुर्ग कहा है किसको? ऊंचाई वाला भाग। ऊंचाई वाला भाग कहां पे होता था? तो वो जो है पश्चिम में होता था। कहां पे होता था? पश्चिम में होता था, और इसे पुरातत्वविद ने क्या कहा है? नगर दुर्ग के नाम से जाना है। नगर दुर्ग के नाम से इसका नामकरण किया है। क्लियर है? नगर दुर्ग मीन्स हो जाता है मेन एंट्री गेट, कहिए एक तरह से। क्या हो गया? मेन एंट्री गेट कहा जाए। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। जो नीचे वाला हिस्सा था उसे क्या कहा गया? निचला हिस्सा कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। जिस तरह अभी हम लोग घर बनाते हैं, आधुनिक समय में भी जो हम लोग घर बनाते हैं, किससे बनाते हैं? पके हुए ईंट से घर बनाते हैं। तो आज से 4700 साल पहले की जो सभ्यता है, वहां पर भी जो घर बने थे या 4 दीवारी की गई थी, वो किससे किया गया था? पकी हुई ईंट से की गई थी। मतलब इससे यह समझ में आता है कि उस समय का भी जो है मानव धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट हो गया था। उन्हें आग का महत्व पता हो गया था, उन्हें ईंटा पका करके घर बनाने का महत्व का पता चल चुका था। क्लियर है? इसकी ईंटें इतने अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद भी आज तक उनकी दीवार खड़ी की खड़ी है। जैसा कि मैंने बताया 4700 वर्ष पहले की यह सभ्यता बाद में हाल फिलहाल में आज से 80 वर्ष पहले खोजी गई, और फिर भी जो है इमारत वहां पर खंडर के रूप में खड़ी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उस ईंटे की, उस दीवार की कितनी मजबूती रही होगी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस प्रकार करते थे जिससे दीवार खूब मजबूत रहे। चिनाई का मीन्स मतलब समझ लीजिए, जैसे हम लोग भी करते हैं, क्या करते हैं? एक ईंट पर एक ईंट जोड़ते हैं। क्या करते हैं? एक ईंट पर एक ईंट हम लोग इस तरह से जोड़ करके दीवार खड़ा करते हैं। तो हम लोग भी क्या करते हैं? चुनाई करते हैं, जिसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, बालू इस्तेमाल करते हैं। तो उस समय भी लोग इसी प्रकार से क्या करते थे? अपने घरों का चिनाई करवाते थे। क्लियर है? कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो में एक खास प्रकार का तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है।
मतलब स्नान करने के लिए जो है मोहनजोदड़ो में एक विशेष प्रकार का तालाब का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया गया, तो महान स्नानघर का नाम दिया गया। क्लियर है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। मीन्स कि उस समय जिस तरह अभी हम लोग प्लास्टर करते हैं अपने घरों में, हड़प्पा सभ्यता जो 4700 साल पुरानी एक सभ्यता थी, उस समय भी दीवालों को क्या किया जाता था, प्लास्टर किया जाता था, ताकि उसकी मजबूती बनी रहे। क्लियर है। तो मोहनजोदाड़ो, इस यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, इसी मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है, बड़ा एक स्नानागार मिला है। क्लियर है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। प्लास्टर के ऊपर भी चारकोल का परत चढ़ाया गया था। क्यों चढ़ाया गया था, क्योंकि जैसे अभी हम लोग वाटर प्रूफिंग करते हैं, अपने छत के ऊपर क्या कर लेते हैं, वाटर प्रूफिंग करते हैं, उसी तरह जो है चारकोल का इस्तेमाल उस तालाब में इसलिए किया गया था क्योंकि प्लास्टर करने के बाद भी पानी का रिसाव को रोका जाए। किससे किया था, तो चारकोल से कहा जाए वाटर प्रूफिंग किया गया था। आप समझ सकते हैं जो आधुनिक चीज हम लोग कर रहे हैं ये आज से भारत में 4700 साल पहले हो चुका है। उन चीजों का विकास हो चुका है, लोग उतना ज्यादा डेवलप हो चुके थे, अपने आप को जो है उतना सोच करके उन्होंने उस तरह से निर्माण किया था। क्लियर है। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। क्या किया था, वो जो स्नानागार था, वो जो विशाल स्नानागार था यानी बाथरूम था, उसमें दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी, दो तरफ से सीढ़ियां बनाए गए थे और बाकी और जो है क्या किया गया था, मकान खड़ा किया गया था। क्या बनाया गया था, कमरे बनाए गए थे। क्लियर है। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। क्या किया जाता था कि जब मान लीजिए कि उसका उपयोग करना होता था तो कुआं से पानी उसमें डाल दिया जाता था और जब उपयोग खत्म हो गया तो उसे फिर पुनः खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यानी कहा जाए कि कब कोई उस नगर में चीफ गेस्ट कहा जाए, अभी के समय का चीफ गेस्ट जो होते थे उनके लिए ही वो स्नानागार यानी तालाब बनाया गया था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं, कालीबंगा और लोथल में क्या मिले हैं, अग्निकुंड भी मिला है। क्लियर है। अग्निकुंड किसके लिए होता था, तो यानी उस समय जो है हवन का भी काम शुरू हो गया था। कहां पे मिला है, ये कालीबंगा और लोथल जैसे स्थानों पे मिला है। ये भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले नगर हैं। क्लियर रखिएगा कि हवन कुंड कहाँ मिला है, तो कालीबंगा और लोथल में। अब हवन कुंड मिलने का मीन्स है कि उस समय कालीबंगा और लोथल में हवन भी होता था। क्लियर है। जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। मैंने आगे बता ही दिया कि ऑब्वियसली बात है कि अगर हवन कुंड क्यों होगा, जब तक हम हवन नहीं करेंगे हवन कुंड क्यों बनेगा, तो इसलिए जब हवन कुंड मिला है तो वहां पे यज्ञ होता होगा, इसलिए वहां पे बनाया गया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगिरी मिले हैं। क्या मिले हैं, बड़े बड़े भंडारगिरी मिले हैं। इट मीन्स हो गया कि वहां पर जो है अनाजों का संग्रह करने के लिए बड़ा बड़ा क्या बनाया गया था, भंडारगिरी बनाया गया था। क्लियर है। अब इस मैप के बारे में बात कर ले तो ये नगर जो है आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये जो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर हैं आपको कहाँ मिला है, तो आधुनिक पाकिस्तान का जो सिंध वाला इलाका है, अभी पंजाब और सिंध वाला इलाका है, वहां पे ये हड़प्पा सभ्यता का पहला खोज हुआ। और जो बाकी जो स्थान है वो भारत में कहाँ कहाँ, तो भारत में आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब, जो भारत का पंजाब है, उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। आगे बढ़े। आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, इसी तरह का महान स्नानागार जो है बनाया गया था। यहाँ देख सकते हैं कि दोनों तरफों से क्या बनाया गया है, ये आपका सीढ़ी आपको देखने को मिलेगा। बाकी चारों बगल से क्या किया गया था, तो कमरे का निर्माण किया गया था। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं अगला टॉपिक, हड़प्पा सभ्यता में भवन, नाले और सड़क, यानी वहां पे किस प्रकार के भवन निर्माण हुए थे।
क्या जिस तरह से आधुनिक तरीके से हम लोग अभी घर बनाते हैं उस तरह के बने हुए थे। नालों का निर्माण यानी जल निकासी के लिए क्या प्रावधान किए गए थे, साथ ही सड़कें कैसी थी, इन सब के बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे, यानी 1 या 2 मंजिला घर पक्के ईंटों का बनाया जाता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इट मीन्स घर का एक हिसाब से अगर कहा जाए तो इस टाइप का घर होता था, ये हमारा आंगन होता था और इसी के चारों ओर जो क्या किया जाता था, इसी के चारों ओर कमरा बनाया जाता था इस तरह से। क्लियर? ये एक तरह से हड़प्पा सभ्यता के घर का आप एक चित्रण अपने दिमाग में कर सकते हैं। मैंने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी में डूब जाना होगा। आपको एक्स्ट्रा कोई दिमाग नहीं लगाना है। आप सिर्फ एनसीईआरटी को, ये क्लास 6 का सब्जेक्ट है तो आपको क्लास 6 के बच्चे के तरह जो है उस चीज को इमेजिन कीजिएगा। आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है एनसीईआरटी, और एक बार एनसीईआरटी अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर जो है आगे हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। जिस तरह से हम लोग आधुनिक समय में घर बनाते हैं तो हम लोग घर में अपना एक बाथरूम बनाते हैं, एक टॉयलेट बनाते हैं, तो उस समय भी हर घर में एक जो है क्या बनाया जाता था, बाथरूम बनाया जाता था। और कुछ घरों में जो है क्या किया जाता था, कुआं भी खोद करके उसका यूज किया जाता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नाला जो मिलता था वो कवर किया हुआ नाला मिलता था, यानी जल जो निकासी होगा, जिस तरह से अभी हम लोग का जल निकासी होता है तो आप देखते होंगे कि नालों के ऊपर प्लेट रख दिया जाता है ताकि मान लीजिए कि आना जाना भी करना हो तो कोई असुविधा ना हो और पानी जो है नीचे से अपना आराम से अपना निकासी कर ले। तो उसी तरीका का काम जो है हड़प्पा सभ्यता में भी उसी तरह का नाले का निर्माण किया गया था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियां को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था। आप समझ सकते हैं कितना विकसित जो है जल निकासी उस समय था कि प्रत्येक घर का जो भी पानी था उसे निकाल करके क्या किया जाता था, सड़क के किनारे जो नाला बनाया गया था उसमें ऐड किया हुआ था, उसमें ऐड किया हुआ था। जैसे अभी भी आप शहरों में देखेंगे तो जल निकासी की यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, यही विधि अपनाई जाती है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। यानी छोटे छोटे नाला से होकर के नगर के बीचों बीच या कहीं पर एक बड़ा नाला बनाया जाता था और सब जगह से पानी इकट्ठा होकर के इस नाले में जमा हो जाता था। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। यानी नालों के बीच में जो है एक मेन होल भी बनाया जाता था ताकि क्या हो, जब नाला में कोई कचरा उचरा जमे तो उसे भी साफ करवाया जा सके। आप एक चीज मतलब आश्चर्य करने वाली बात है कि जो चीज अभी हम लोग अपना रहे हैं वो चीज भारत में वैसी सभ्यता आज से 4700 साल पहले थी। कब थी? 4700 साल पहले थी। जो आधुनिक चीजें, जो नाले बनाने का, घर बनाने का तरीका हम लोग अभी अपना रहे हैं, ठीक लगभग इसी प्रकार का जो है हड़प्पा सभ्यता के समय भी था। तो हमारा जो विरासत है, हमारा जो ऐतिहासिक धरोहर है वो काफी महान है और मुझे नहीं लगता कि किसी देश के पास इतनी महान विरासत उपलब्ध है। आगे बात कर ले, घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यानी जब घर बनाया जाता था उसी समय नाले बनाने का काम, उसी समय घर में बाथरूम कहाँ पे होगा, उन सब को जो है बाजाप्ता जो है विधिवत तरीके से किया जाता था। अब अगला चीज क्या है समझने का, वो है नगरीय जीवन। मतलब वहां का जीवन शैली क्या था, हड़प्पा सभ्यता की जीवन शैली क्या थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। मतलब एक तरह से कहा जाए कि बिल्डिंग का किस तरह से बनेगा, नाले किस प्रकार से सही ढंगों से काम करेंगे, उसका क्या नक्शा होना चाहिए, किस तरीके से बनाया जाए ना, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट था।
उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट था और उसमें लोग नियुक्त थे। आपको प्लान बनाना है कि कहाँ पर नगर बसाया जाए, किस तरह से नालों का निर्माण कराया जाए, तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी बनाया गया होगा, ऐसा पुरातत्वविदों लोगों का क्या है मानना है। क्लियर है? यह संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। अब बेसिक सी बात है कि इतने अच्छे तरीके से उस नगर को बनाया जाता था, तो सब कुछ तो उसी नगर में नहीं मिल जाता होगा, कुछ जो है दूसरे नगरों से भी मंगाया जाता होगा, दूसरे जगहों से मंगाया जाता था। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाया है। मतलब उस समय जो मोहरें बनती थी उसके लिए बाकायदा एक लिपिक यानी कर्मचारी होता था जो उन मोहरों पर क्या करता था, लिखाई करता था। और भी चीजों पर लिखाई करता होगा, लेकिन पुरातत्वविदों को उन चीजों का पता नहीं चल पाया क्योंकि बहुत पुरानी सभ्यता थे। बहुत सी चीजें आप मान लीजिए कि किसी ताम्रपत्र पे कुछ लिखा गया होगा, किसी कपड़े पर कोई प्रिंटिंग की होगी यानी लिखाई की गई होगी, वो सब चीजें नष्ट हो गई थी। आप यहाँ पे एक तस्वीर भी देख सकते हैं। ये तस्वीर क्या है, वहां का एक मोहर, हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर है। आप यहाँ पर देखिए एक चित्र उकेरी गई है और साथ में यहाँ पे कुछ लिखा भी गया है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ी के खिलौने बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? लकड़ी के खिलौने बनाए गए हैं। लोग लंबी लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तु लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी यहाँ मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते थे कि यानी उस समय के जो कारीगर थे वो भी काफी अच्छे कारीगर थे। आप इस तरह के लकड़ी के खिलौने भी पुरातत्वविदों को मिला। अब यहाँ पे आपको दो तस्वीर देखने को मिलेगा। इन दो तस्वीर जो है, पहला तस्वीर कहाँ का है तो ये है मोहनजोदाड़ो का। मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ये देखिए ये सड़क है, ये सड़क है और उसी के ऊपर एक नाला बना हुआ है। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर और इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। ये जो है एक खास प्रकार का लिपि है जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है कि कौन सा लिपि वहां के लोग इस्तेमाल करते थे। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यहाँ पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और ये आप देख सकते हैं कि पक्की मिट्टी के खिलौने और लकड़ी के खिलौने आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का जो है नाली का निकास बनाया जाता था जैसे मैंने आपको बताया भी है, और इस तरह की सड़कें बनाई जाती थी, चौड़ी सड़कें होती थी वहां पे। क्लियर है? आगे बढ़े। अब बात कर ले नगर और नए शिल्प, नगर और नए शिल्प के बारे में। शिल्प मीन्स क्या होता है? जो कारीगरी होती है। शिल्पकार किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये जो आप यहाँ पे तस्वीर है, इस तस्वीर के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसे किसी ने बनाया होगा, किसी ने तो डिजाइन किया होगा, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? शिल्पकार कहते हैं। क्लियर है? आओ अब कुछ ऐसे चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां से मिली हैं उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। किसके किससे जो चीजें प्राप्त हुई हैं वो पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसी धातुओं से बनाए गए थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। किससे? तांबा और कांसा से जो है उससे बर्तन बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से क्या बनाया जाता है? ज्वेलरी बनाई जाती थी और क्या बनाए जाते थे? बर्तन बनाए जाते थे। क्लियर है? यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। मनके, बाट और फलक है। तो बाट कहाँ है? तो बाट का तस्वीर आप यहां देखेंगे किस तरह से पत्थर को जो है सटीक तरीके से काट करके, जिस तरह से अभी हम लोग वेट मशीन वेट करते हैं सामानों को, जिस तरह का बाट हम लोग अभी यूज करते हैं, उस समय पत्थरों का बना करके यूज किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाती थी। इन आयताकार
मोहरों पर समानतः जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। क्या बनाते थे? लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। किससे? खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और क्या कहते थे? काले रंग का डिजाइन किया हुआ, काले रंग से डिजाइन किया हुआ चीज बनाते थे। तस्वीर की बात करें तो पत्थर के बाट को देखो, ये जो पत्थर की बाट है मीन्स क्या, जो वजन करने का ये चीज है, कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया जाता था। किस पत्थर से? चट पत्थर। ये इस नाम के पत्थर से जो है इस बाटों को तैयार किया जाता था। क्लियर है? इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। किसके लिए बनाया गया होगा? वहां जो उद्योग चल रहे होंगे उनमें जो है नाप तौल के लिए विशेषतः इसे इस्तेमाल किया जाता था। बद में बाएं जो है मनके हैं, इनमें से कई कार्निलियन पत्थर से बने हैं। ये जो मनके हैं किससे बने थे? कार्निलियन पत्थर से बने थे। क्लियर है? पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए थे। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये कार्निलियन पत्थर से, किस पत्थर से बनाया जाता था? वहां का मनका कार्नियल पत्थर से बनाया जाता था। मध्य में पत्थर के धारदार पलक, नीचे कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर पर बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, इसमें एक कढ़ाईदार वस्त्र भी पहने हुए दिखाई दिया है। ये जो मूर्ति है ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और वहाँ के शिल्पकार ने इस मूर्ति को जो है बनाया है। तो इसमें वस्त्र के रूप में एक डिजाइनदार वस्त्र का भी चित्रण किया है। मतलब इससे ये पता चलता है पुरातत्वविदों को कि उस समय के व्यक्ति जो है जो कपड़े पहनते थे वो एक डिजाइनदार तरीके से बनाए जाते थे। ये उस समय के कोई प्रशासक होंगे या कोई विशेष व्यक्ति होंगे, उनकी जो है ये मूर्ति बनाई गई है, जो कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। क्लियर है? इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। किसी भी चीज का एक्सपर्ट बनने के लिए आपको उसे पढ़ना पड़ेगा, उसकी कारीगरी सीखनी होगी। इसलिए कहा गया कि इस तरह का पत्थर मूर्तियों का निर्माण कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है। क्लियर है? पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्ची कारी करना, यानी जो कारीगरी की जाती थी उस समय उसे पच्ची कारी कहा जाता था। कारीगर ये सब काम करना किसी जो है विशिष्ट आदमी के द्वारा ही, विशेषज्ञ के द्वारा ही किया जाता था। आप इस मूर्ति से भी अंदाजा लगा सकते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, या शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों मिलकर इस काम को करने में दक्ष थे। मतलब पुरातत्वविद यह अनुभव नहीं लगा पाए, यह पता नहीं कर पाए कि क्या सिर्फ पुरुष ही वहां पे कारीगर होते थे या सिर्फ महिलाएं ही कारीगर होती थी या फिर दोनों मिल करके वो कारीगरी करते हैं। इसका पता सटीक तरीके से नहीं चल पाया। अब कच्चे माल की खोज, अगला टॉपिक क्या है? कच्चे माल की खोज। उससे पहले पढ़ लेते हैं फेयंस के बारे में। फेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख क्या होते थे? प्राकृतिक तरीके से तो पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस जो है क्या किया जाता है? कृत्रिम तरीके से बनाया जाता था। यानी किसी दो चीजों के मिश्रण से एक तीसरा विशेष प्रकार का जो है मटेरियल तैयार किया जाता था और उसी से क्या किया जाता था? मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। जैसे अभी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां देखते हैं, तो उस समय भी इतने मतलब विशेषज्ञ थे कि वो लोग भी 2-3 तरीकों के मिट्टी को मिला करके, पत्थरों को मिला करके एक स्पेशल जो है कारीगरी करने के लिए जो है मटेरियल तैयार करते थे। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? फेयंस से क्या क्या बनाया जाता था? जो मनका होता था, चूड़ी होता था, हाथ में पड़ने वाले बाला जो होता है, छोटा छोटा जो बर्तन होता था, वो सब फेयंस से भी निर्माण करवाया जाता था। क्लियर है? तो फेयंस के बारे में हम समझ गए।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है कच्चे माल का खोज। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो उतना चीज बन रहा था तो उसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, आखिर में वो कहाँ से प्राप्त होता था। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्रायः प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। यानी वैसे चीज जो प्राकृतिक रूप से मिल जाता होगा वैसे चीजों को ही हम कच्चे माल कहते हैं। जैसे या फिर हम जैसे गेहूं उपजाते हैं, धान उपजाते हैं, गेहूं उपजाने के बाद उसका आटा तैयार होता है, फिर हम लोग रोटियां खाते हैं। लेकिन तो इसमें कच्चा माल क्या हो गया, इसमें गेहूं कच्चा माल हो जाएगा। उसी तरह चावल की बात की जाए तो हम लोग जो चावल घर में बना के खाते हैं उसके लिए पहले किसान जो है धान उपजाते हैं, धान को फिर तैयार किया जाता है, तो धान एक तरह से क्या हो गया, कच्चा माल हो गया। कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते होंगे। फिर इनमें कई तरह की चीजें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। मैंने आपको बता ही दिया है। हड़प्पा में लोग कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। क्या क्या मिल जाते थे हड़प्पा में? लोगों को कई चीज मिल जाती थी, लेकिन तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना, चांदी जैसे बहुमूल्य पत्थर जो है दूसरे जगहों से वो क्या करते थे, आयात करते थे। क्लियर है? हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः कहाँ के, आज के राजस्थान से करते थे। तांबा कहां से आता था? तांबा आता था राजस्थान से। तांबा कहां से हड़प्पा सभ्यता में आयात की जाती थी? तो वर्तमान के राजस्थान से करते थे। यहां तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। और कहां से किया जाता था? ओमान से। ओमान से भी तांबा का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और पाकिस्तान से किया जाता था। कहां से? टीन का आयात जो है, टीन कहां से लाया जाता था? ईरान और टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से। कहां से? ईरान और अफगानिस्तान से टीन का आयात किया जाता था। तांबा कहां से? राजस्थान और ओमान से आयात किया जाता था। सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक से किया जाता था। सोना कहां से? सोना किया जाता था कर्नाटक से। सोना का आयात कहां से होता था? कर्नाटक से होता था। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। जो बहुमूल्य पत्थर होते थे, मनके होते थे, उनका कहां से? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला टॉपिक है कि नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन किस प्रकार के वो भोजन करते थे। मतलब कच्चा भोजन करते थे या फिर सिर्फ शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे या भोजन पका करके खाते थे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ के लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वह अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते हैं। अभी भी वही बात हो रहा है। शहर में रहने वाले लोगों को अनाज की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो गांव में रहने वाले किसान भाई जो है अनाज उपजाते हैं और उसी का आयात बड़े शहरों में होता है और वहाँ के लोग भोजन करते हैं। पौधे के अवशेषों से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यानी हड़प्पा के लोग मेनली कौन से फसल करते थे? तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, दाल हो गया, मटर हो गया, इन सब चीजों का उत्पादन करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। जमीन का जुताई के लिए क्या करते थे? हल का प्रयोग करते थे। इस तरह का हल बनाया जाता था। ये जो है एक चित्र से आप समझ सकते हैं। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वह प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे।
संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। यानी नहर टाइप का होता होगा जगह, और वहां पर जो है क्या किया जाता था, पानी जो है सिंचित किया जाता था बरसात के समय में, और बाद में जो है उसे फसल उगाने में उसका उपयोग किया जाता था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। यानी वहां के लोग पशुपालक भी थे, जो मेनली गाय, भैंस, बैल और बकरियां आदि पालते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। यानी फल की बात करें तो फल में आपको वहां पर बेर, शिकार किसका करते थे तो हिरन, शिकार किसका, हिरन का, और मछली पकड़ने का काम, यानी मछली भी पकड़ करके वो लोग अपना भोजन का व्यवस्था करते थे। अब बात कर लेते हैं गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। यानी गुजरात में जो हड़प्पा कालीन नगर मिले हैं उसका जो निरीक्षण किया है किसने, पुरातत्वविदों ने, उसके बारे में यहाँ पर बात होगा। अच्छा, एक कमेंट करके बता दीजिएगा अभी तक आप लोगों को जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और मेरा पढ़ाने का शैली कैसा है, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जरूर मुझे बताइएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कच्छ के इलाकों में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कहाँ पे, गुजरात के कच्छ में धौलावीरा नगर जो है बसा था। वहां पे जो है साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। क्या होता था, वहां पानी साफ मिलता था और धौलावीरा की जमीनें उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। बाकी जो हड़प्पा नगर थे जो मिले थे उसे जो है क्या किया था, 2 भागों में बांटा गया था। लेकिन गुजरात के कच्छ इलाके में जो है धौलावीरा जो मिला था, इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। क्या होता था, जो है 4 दीवारी का बड़ा बड़ा वहां पे 4 दीवारी किया हुआ था धौलावीरा में, बड़ा जो है गेट बना हुआ था। साथ ही साथ धौलावीरा में जो है खेल के मैदान भी देखने को मिले। खेल के मैदान या सार्वजनिक मैदान जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करते होंगे। क्लियर है। यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा गया पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पे पाई जाती थी। यानी बाकी जो हड़प्पा सभ्यता के जो लेख मिले हैं वो क्या चीज पे देखने को मिला था, मोहर, यानी वहां उस समय का जो सिक्का होता था, जो पैसा होता था, यानी स्टाम्प जो होता था, अभी के समय का स्टाम्प कहा जाए, उस पर मिला है लिपि देखने को। लेकिन जो यहाँ पे मिला है, कहाँ पे, धौलावीरा में, यहाँ पे क्या मिला है, लकड़ी पर लिखा हुआ लेख मिला है। क्लियर। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगिरी भी था। इस भंडारगिरी से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने पर उनकी छाप टाइप से जो है आकृति मिला है। क्या मिला है, गुजरात का खंभात की खाड़ी में मिलने वाला जो है साबरमती जो नदी है, वहां उपनदी के किनारे बसा एक नगर मिला है जिसका नाम क्या है, लोथल। क्या मिला है, लोथल, जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल भी जो है वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाता था। आप ये देख सकते हैं, इस तस्वीर में देखेंगे तो ये लोथल का क्या है, बंदरगाह है। लोथल का ये एक क्या है, बंदरगाह था, जहां पर जो है बाहरी देशों से आने वाली चीजों का यहीं पर जो है क्या होता था, एक तरह से आदान प्रदान होता था। क्लियर है। यहां पर इमारतें भी मिली, कहां पे,
लोथल में जो है इमारतें मिली जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण तैयार मनके भी यहाँ पे मिले हैं। यानी मनके बनाने का गोदाम या कारखाना कहाँ पे देखने को मिला? तो लोथल में। कहाँ पे? लोथल में जो है, लोथल जो नगर है वहां पे मनके बनाने का कारखाना मिला है। क्लियर है? मुद्रा या मुहर और मुद्रांकन का या मुहरबंदी, ये चीज होता क्या है उसके बारे में जान लें। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरा जगह भेजा जाता है। अभी भी हम लोग कोई चीज का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर अपना मुहर करते हैं ताकि हमारे सामान का जो है पहचान हो सके। तो आज से 4700 साल पहले की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में उसी प्रकार का काम किया जाता था कि सामान पे जो है कि किस कैटेगरी का सामान है, इसमें क्या माल है, उसके ऊपर मुहर मार दिया जाता था। थैले को बंद करने के बाद उसके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। क्या करते थे? गीली मिट्टी लगा करके, यहाँ पे देखें आपको इस तस्वीर से समझ में आएगा, इस तरह से पैक करके जो है उस पर मुहर लगा देते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। मतलब वो मुहर सही सलामत जिस स्थान पर भेजना होता था वहां पर पहुंच जाता था। अगर वो टूटा फूटा हुआ नहीं है तो अगले लोगों को पता चल जाता था कि इस सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। अगले पार्टी ने जिस प्रकार का जो सामान भेजा है वही सामान हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अभी भी आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस से या कोई भी, मान लीजिए कि हम लोग कोई ई कॉमर्स वेबसाइट से हम लोग अथी करते हैं, परचेज करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? सील बंद लिफाफा आता है। और उस सील से अगर कोई छेड़छाड़ किया हुआ रहता है तो हम लोग उस सामान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अगर वो सील जिस तरह से मारा गया था उसी प्रकार से रहता है तो हम उस सामान को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही बात उस समय भी चलती थी। क्लियर है? अब बात कर ले कि इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हो गया। इसके बारे में पुरातत्वविदों को क्या पता चला कि इसका अंत का मेन कारण क्या है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। आज से 3900 साल पहले क्या हुआ कि जो है लोग उस नगर को, हड़प्पा सभ्यता के नगरों को धीरे धीरे छोड़ने लगे। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़क पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गया और सड़कों पर झुग्गी नुमा घर बनना जो है चालू हो गया। ऐसा क्यों होता है? तो दो तीन चीजों से समझिए। पहला चीज, मान लीजिए हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में एक आर्थिक संकट आ गया होगा। लोग जो है पहले से संपन्न नहीं हो, निर्धन होने लगे, उनके पास रहने खाने के पैसे नहीं बचे हों। किस तरह से सर्वाइव किया जाए, जो संसाधन पहले मिल पा रहे थे उन संसाधनों का नष्ट हो जाना हो, क्योंकि शिकार करके भी खाना खाते थे। हो सकता है जंगल नष्ट हो गए, बड़े बड़े नगर बन रहे थे तो जंगलों को काट करके ही नगर का निर्माण हो रहा था। तो जलवायु परिवर्तन भी हो रहा था। अधिक बारिश होने के कारण भी नगर नष्ट हो सकता है, सभ्यता नष्ट हो गई होगी। चलिए आगे देख लें। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्यों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों को बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियां के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई नई छोटी बस्तियां पर जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस सभ्यता के अंत के बारे में क्या क्या जो है पता चला है कि हो सकता है कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, भूखमरी बढ़ गया होगा, चारागाह के लिए जो है
और ईंट बनाने के लिए क्या किया होगा, जंगलों को काटा होगा, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। जिस तरह के जो है जलवायु में रहने की आदत हो गई होगी वो बर्बाद हो गया होगा। या फिर वहाँ के शासक कमज़ोर पड़ गए होंगे और शासक की बात नहीं मानी जाती होगी। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, मोहनजोदाड़ो में क्या होगा, वहाँ का नाला जो है नष्ट होने लगा था, कचरा का अंबार हो गया। जो नगर अपने इमारतों के लिए जानी जाती थी वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनने लगी। तो इस तरह से जो है हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में तरह तरह के अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत यानी पुख्ता प्रूफ नहीं मिल पाया है। तो दोस्तों आज का जो है अध्याय 3 यहीं पर समाप्त होता है। हम लोगों ने यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के बारे में काफ़ी अच्छा डिटेल से पढ़ लिया है। आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर ये क्लास पसंद आया है तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा। मिलता है फिर अध्याय कितना, चैप्टर 4 लेकर के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।